नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम ऐसे संजीदगी भरे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक खास तौर से नौकरशाही और सियासी ज़िंदगी में कम रहता है। बात हम कर रहे हैं करप्शन की। जो लोग नौकरशाही में हैं, राजनीति में हैं, वो कहते हैं करप्शन कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह कि जब जब इलेक्शन आते हैं करप्शन एक बड़ा मुद्दा बनता है। अगर कर्नाटक को ही ले लें तो वहाँ करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को कांग्रेस ने गिराने में सफलता हासिल की। और आज उसी की हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस भाजपा के खिलाफ करप्शन वर्सेस कमीशन का मुद्दा लेकर आई है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि शिवराज सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की टीम ने 5 बिंदु तैयार किए हैं और 396 पॉइंट की एक बुकलेट तैयार करने जा रही है। यानी कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में कर्नाटक फार्मूला कांग्रेस लागू करेगी और इसमें सबसे पहले करप्शन की बात होगी। आज इसकी चर्चा की शुरुआत के पहले हम सिर्फ इतना सा कहेंगे कि राजनीति में सबसे पहले पत्थर वो मारे जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया हो, तो शायद कोई दल नहीं निकलेगा। लेकिन जब जब सरकार में लोग होते हैं तो प्रतिपक्ष अक्सर इसी मुद्दे का इस्तेमाल करता है और ये एक ऐसा हथियार है जिसमें जनता उन्हें वोट भी करती है और कर्नाटक इसका प्रमाण है। चर्चा के लिए हमारे साथ इस मुद्दे पर मौजूद है हमारे स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे रघुवर दयाल गोहिया जी, पत्रकार साथी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ कि ये जो मामला है, जब भी सरकार किसी की बनती है, उदाहरण के लिए अगर आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो आप निश्चित मानिए कि अगले चुनाव में भाजपा करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ कर्नाटक में मैदान में होगी। अगर हम इसके बाद बात करें तो आम आदमी पार्टी का तो जन्मी भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। अगेंस्ट करप्शन आम आदमी पार्टी थी, अन्ना हजारे का आंदोलन था, लेकिन उस पर भी अब भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग गए कि 3-4 मंत्री तिहाड़ जेल के भीतर हैं और केजरीवाल पर भी इसकी तलवार लटक रही है। मध्य प्रदेश की हम बात करें योगीराज जी, तो 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ की, तब बीजेपी प्रतिपक्ष में थी और भाजपा ने भी भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस और कमलनाथ सरकार पर लगाए थे। अब स्थिति बदल गई है, सरकार में बीजेपी और प्रतिपक्ष में कांग्रेस है, तो वही भ्रष्टाचार का हथियार भाजपा के खिलाफ कांग्रेस इस्तेमाल करने जा रही है। आपकी राय, कर्नाटक फार्मूला मध्य प्रदेश में कितना कारगर होगा? क्योंकि करप्शन यहाँ भी सिर चढ़कर बोल रहा है, खासतौर से जो निर्माण कार्य होते हैं उन पर भी। आपकी राय? देखिए, कर्नाटक फार्मूला यहाँ कितना लागू होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन यह है कि कर्नाटक जैसा भ्रष्टाचार तो है यहाँ, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और सरकारी दफ्तरों का आलम ये है कि आप छोटे छोटे काम कराने भी यदि दफ्तरों में जाओ तो वो बिना पैसे के होते नहीं हैं, और यदि हो रहे हैं तो वो आदमी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझे जिसके काम बिना पैसे से हो रहे हैं। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये बात आपने बहुत बढ़िया कही कि कर्नाटक में आज कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ी, और अगली बार ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अगली बार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लड़ेगी। प्रमुख बात यह कि भ्रष्टाचार सबका मुद्दा रहता है और भ्रष्टाचार पर कई सरकारें गिरी। हमने देखा कि राजीव गांधी की सरकार बफोर्स में 67 करोड़ के घोटाले पे गिर गई थी। इसके अलावा 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इन्होंने भी कांग्रेस के ए से लेकर जेड तक की एक सूची बनाई थी और घोटाले और घपले और भ्रष्टाचार की सूची जारी की थी। तो डेफिनेटली भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत प्रमुख मुद्दा रहता है। ये अलग बात है कि सरकारें उसको ये बताने की कोशिश करती हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। पिछले कई चुनाव इस बात को इंगित करते हैं कि भ्रष्टाचार से आम जनजीवन बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित रहता है और प्रभावित रहता है, और चूंकि ये कनेक्ट सीधा जनता से होता है इसलिए इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि आप कोई भी काम कराने दफ्तरों में जाओगे तो आपको उसी से सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए ये जनता से जुड़ा इशू है और इसीलिए ये परिवर्तनकारी मुद्दा होता है। और ये मुझे लग रहा है कि 15 साल की जो बीजेपी के अगेंस्ट जो कांग्रेस जो बुकलेट तैयार कर रही है, तो कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले तो बहुत सामने आए, लेकिन प्रमुख बात ये होती है कि जब 2018 में बहुत सारे इश्यूज कांग्रेस ने उठाए थे, जिसमें ई टेंडरिंग घोटाला था, सिंगस घोटाले में 500 रुपये के मटके खरीदने का भ्रष्टाचार का मामला था। लेकिन जैसे ही 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो उस मुद्दे को क्लीन चिट दे दी इसी कांग्रेस सरकार ने। तो ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे से भी क्या मतलब निकलता है कि आप चुनाव के पहले तो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं और जब चुनाव के बाद आप चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हीं मुद्दों में आप क्लीन चिट दे देते हैं। तो कम से कम इसमें ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, और वास्तव में भ्रष्टाचारी
जिन्होंने भी ये इस काम में लिप्त हैं वो जेल की शिक्षों के पीछे ही होने चाहिए, तभी इस चीज़ पर विराम लग सकता है। वरना है कि हर चुनाव में आप मुद्दा बनाएंगे और फिर वो ये होगा कि एक बार बीजेपी मुद्दा बनाएगी और एक बार कांग्रेस मुद्दा बनाएगी, बिल्कुल, और लेकिन भ्रष्टाचार वहीं का वहीं रहेगा। योगीराज जी, जब पार्टियां सरकार में आती हैं तब वो आपसी बातचीत में ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि करप्शन तो कोई मुद्दा ही नहीं है। दरअसल जो भ्रष्टाचार है वो शिष्टाचार है। सत्ता में जब होते हैं तो इस तरह की बात होती है, और जब सत्ता से उतर जाते हैं तो फिर उनको भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा दिखता है, फिर वो आम आदमी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भी यही बात है, दिल्ली में यही बात है, कर्नाटक में यही बात हो रही है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में अगर आप बीजेपी से बात करेंगे तो वो कहेंगे करप्शन बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक में कांग्रेस से बात करते तो वो बड़ा मुद्दा था। आशीष जी, मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की हम बात करें तो करप्शन उनके लिए बड़ा मुद्दा है। लेकिन कोई भी सरकार करप्शन से मुक्त नहीं हो पाई है, कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक बात और है कि करप्शन से मुक्त करती हुई कोई सरकार दिखती भी नहीं है कि वो करप्शन के खिलाफ अभियान चला रही है। सरकार तो देखिए, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, आईएएस तक जब छापे पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे रिजर्व बैंक की मशीन उनके घर लगी हुई है। नोट गिनने के लिए मशीनें बुलवाई जाती हैं, दीवारों को तोड़ते हैं तो बाथरूम को तोड़ते हैं तो वहाँ से नोट निकलते हैं। जो बात हो रही सबसे ज़्यादा कि करप्शन कंस्ट्रक्शन को लेकर भी बहुत ज़्यादा होता है। हमने पिछली बार की बातचीत में कहा था कि अगर मध्य प्रदेश का देश भर में जो सब इंजीनियर होते हैं वो किसी भी निर्माण की पहली इकाई होते हैं जो निगरानी करते हैं, अगर सिर्फ उनके यहाँ छापे डल जाएं तो अरबों रुपए निकल सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक पुलिस हाउसिंग की संविदा कर्मी एक सब इंजीनियर थी, उसके यहाँ पिछले दिनों छापे पड़े थे और 7 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी निकली थी और कई तरह की चीज़ें निकली थी। तो सीधी सी बात है कि जो सरकार में है उसके लिए करप्शन कोई मुद्दा नहीं है, वो भ्रष्टाचार उसके लिए शिष्टाचार होता है। और जो सरकार के बाहर है उनके लिए ये बड़ा मुद्दा है सरकार बदलने का, और कांग्रेस उसी हथियार को लेकर मैदान में आने वाली है। आपकी राय? ये बात सही है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा क्लिक करता है। ये मतलब भारत में तो अक्सर देखा गया है कि इस मुद्दे को यदि अच्छे से तथ्यों के साथ, तर्क के साथ यदि कोई दल उठाता है तो जनता के गले बिल्कुल उतरता है। दरअसल होता क्या है कि कोई विकसित देश जब होते हैं या अमीर देश होते हैं, जब वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है तो वो कुछ लोग, कम लोगों को प्रभावित करता है, थोड़ी बहुत सुविधाओं में उनकी कटौती पर के रूप में प्रभावित होता है। लेकिन भारत जैसा अपेक्षाकृत जो गरीब देश है, वहाँ भ्रष्टाचार जो है सीधे भुखमरी पैदा करता है। तो इसलिए ये मुद्दा भारत में बहुत क्लिक होता है। तो आप देखिए, ये पिछले 5, 6, 7 दशक से जो है इस तरह की बातें लगातार चुनाव में इस्तेमाल की जाती हैं। अब सवाल ये बिल्कुल सही है कि कोई भी सरकार इसको पूरी तरह रोक पाने में नाकाम होती है। इसकी कुछ वजह जो मैं समझता हूँ कि एक तो जो है, जो हमारे यहाँ जो चुनाव की व्यवस्था है, जिस कदर खर्चीली व्यवस्था है, वो एक इसकी पहली इकाई है। क्योंकि कोई भी सरकार जब बनती है तो उसको अपने साधनों का भी इंतजाम करना पड़ता है, और सरकार जो 5 साल अगर आती है तो 5 साल चुनाव ही लड़ती रहती है, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी उपचुनाव, कभी पार्टी हाईकमान कहीं भेजता है। तो बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं, इससे भी बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, क्योंकि सरकार से जुड़े जो चेहरे होते हैं उनके पास भी बहुत सारे संसाधनों के इंतज़ाम की जिम्मेदारी होती है। तो वो अफसरों से कहते हैं, अफसर फिर इस तरह से एक पूरा चेन बनता है, तो वो सब लोग अपना अपना जेबें भरने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, और ये इसका कोई अभी जो रोक नहीं लग पा रही। अभी कर्नाटक के चुनाव में भी बेहिसाब करोड़ों रुपए जब्त हुए हैं, उसमें चुनाव आयोग की उस पर भी वो जानकारी आई है। लेकिन वो जब तक व्यवस्था उस तरह से नहीं कसावट होगी तब तक ये जो बड़ा किस्म का जो भ्रष्टाचार है, इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको अगर सरकार, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो भी कहती है कि हर साल दर साल यहाँ मामले बढ़े हैं भ्रष्टाचार के। और अभियोजन की बात करें तो वो हालात हमें दिखते हैं क्या हैं। दूसरी बात एक ये भी है कि अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में ही सरकार ने की तरफ से बात आई थी कि हर विभाग अपने पोर्टल पर ये जानकारी अपलोड करेंगे कि कितने ऐसे उनके मामले चल रहे हैं, कितनों की जांच सामने आ रही है, कितने मामलों का निपटारा हुआ है। तो पोर्टल ना खुलते हैं ना दिखाई देते हैं। तो वो भी जो एक है कि सभी लोग एक दूसरे की चीज़ों को ढांक कर चल रहे हैं। तो ये जो समन्वय है हर पार्टी में आने के साथ, जो ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका हो जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये मध्य प्रदेश की नहीं, सारे राज्यों की है। तो इसीलिए
कोई भी पार्टी अगली जब चुनाव में अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हारती तो अगली बार उसी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेर लेती है। बिल्कुल। क्योंकि ये जनता को अभाव पैदा करता है भारत जैसे देश में, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में, इसलिए मुद्दा क्लिक होता है। तो कांग्रेस यदि ये मुद्दा उठा रही है तो निश्चित तौर पर जो है इसमें भाजपा को परेशानियां होंगी, क्योंकि उसका एक लंबा शासन है, उसने अपना एक लंबा तंत्र विकसित कर लिया है। बिल्कुल। लेकिन जैसा योगीराज जी ने कहा कि 15 महीने की जो सरकार आई थी, सबसे खास बात है आशीष जी कि इस 5 साल के कार्यकाल में 2 सरकारें मिली। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार, उनके पास मौका था कि वो 15 साल की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामों पर कार्रवाई करते, लेकिन सिंहस्थ घोटाले पर क्लीन चिट, अगर ई टेंडरिंग घोटाले की बात करें तो क्लीन चिट, व्यापम घोटाले को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। और ये कांग्रेस के सत्ता में आने के पहले कोर इश्यू थे, मुख्य मुद्दे थे, लेकिन इन सब को उन्होंने, तो सीधी सी बात है कि आप सत्ता के बाहर क्या बात करते हैं और सत्ता में आने के बाद आप क्या करते हैं, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्योंकि बातें तो सब अच्छी करते हैं, आप जाइए कि वो कर क्या रहा है। हम इसी पर लौटेंगे कि जो सरकार में आते हैं फिर वो कितना काम करते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने पर। हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी पत्रकार रघुवर गोहिया जी। रघुवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राघवन जी। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक तो होता है आदमी ईमानदार रहे और दूसरा होता है कि वो ईमानदार दिखे भी। सरकार में आने के पहले हर पार्टी, हर लीडर ईमानदारी का बहुत ढिंढोरा पीटता है, लेकिन सरकार में आने के बाद उसकी ईमानदारी नजर नहीं आती है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबका चरित्र सरकार में आने के बाद भ्रष्टाचार के साथ हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि मंत्री और आईएएस ऑफिसर अगर तय कर लें तो करप्शन काफी कम हो सकता है। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण कड़ी है भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, और अगर ये काम करें तो भ्रष्टाचार को रोकने में मंत्री और आईएएस अधिकारी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपकी राय? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देश में भ्रष्टाचार के संदर्भ में यदि हम बात करें जी, तो मध्य प्रदेश अब 6वें स्थान पर आ गया है। इसके मायने ये है कि सत्ता किसी की भी रही हो, उसका गठजोड़ हमेशा भ्रष्टाचार से बहुत ही बखूबी रहा है, चला है और चलता रहेगा। आप याद करिए छत्तीसगढ़ के सांसद दिलीप सिंह जी देव, उन्होंने क्या कहा था कि खुदा की कसम पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। उसके बाद अभी अशोक गहलोत ने कहा है कि जब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री, जब तक राजनीतिक दल नंबर 2 का पैसा चंदे के रूप में या बैकडोर से नहीं लेते रहेंगे, तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना बड़ा मुश्किल कार्य होगा। 1956 में 1956 में राम मनोहर लोहिया जी ने अपने भाषण में संसद में कहा था कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि दुनिया में हम नंबर 1 हो गए हैं। ये आज से करीब 56 वर्ष पहले उन्होंने संसद में कहा था। हम ये आकलन करें, चिंतन करें कि क्या वो स्थिति आज भी है। लोहिया के अनुयायी सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं कि ये बढ़ रहा है रघुवर जी। और जी अब तो लोहिया के अनुयायी सबसे ज्यादा भ्रष्ट साबित हो गए हैं इस पूरे 56 साल में। जी, वही कह रहा हूँ कि बदली परिस्थितियों में जहाँ राजनीति आदर्श और सिद्धांत के लिए हुआ करती थी, राजनीति जहाँ देश की तरक्की के लिए हुआ करती थी, वो राजनीति अब पूरी तरह से एक व्यवसाय के रूप में संगठित हो चुकी है। जी, इसलिए सत्ता में जो भी रहेगा उसका भ्रष्टाचारियों से गठजोड़ हमेशा रहेगा, और अगर उसने गठजोड़ नहीं किया तो वो दूध में से मक्खी की तरह हटा दिया जाएगा। हरिशंकर परसाई जी ने बहुत अच्छा व्यंग लेख लिखा था, आपने भी पढ़ा होगा, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। हेलो। लेकिन रघुवर जी, भ्रष्टाचार का जो मामला है, जो मुद्दा है, वो सरकार बदलने के काम आता है, लेकिन सरकार में जाते से ही लोग भ्रष्टाचार के साथ उनका जो चोली दामन का साथ होता है, हम उसी पर बात करना चाह रहे हैं। किसे करप्शन का मुद्दा कर्नाटक में चला, भाजपा सरकार से नीचे आई। मध्य प्रदेश में इसी मुद्दे को 3.5 साल की जो अभी की सरकार है बीजेपी की, उस पर कांग्रेस ये फॉर्मूला तय करने वाली है, जबकि पिछले 15 महीने कमलनाथ की सरकार पर बीजेपी करप्शन के चार्जेस लगाती रही थी। तो हमारा यही तो मूल मुद्दा है कि जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जब सरकार में आते तो वो भ्रष्टाचार का मुद्दा शिष्टाचार मानकर उसको लोग सब करते रहते हैं, मंत्री हो चाहे आईएएस अधिकारी हो। मैं लौटूंगा आपके पास रघुवर योगीराज जी। ये जो सारा मामला है, इसमें कोई शक नहीं कि जनता भ्रष्टाचार के साथ जीती भी है
और भ्रष्टाचार को लेकर सरकारें बदलती भी है। हर किसी को पता है कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हर कोई पार्टी यही कहती है कि आप हमको सरकार में लाएं, हम भ्रष्टाचार मुक्त आपको सरकार देंगे। वह भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा था बीजेपी का। आज वही मुद्दा भाजपा को भारी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इस पर कर्नाटक में सरकार गिराई, सरकार हरा दी भाजपा की, और अब मध्य प्रदेश में यह शस्त्र वो लेकर आने वाले हैं। आपकी बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा साबित होता है हमेशा ही, और इस बार भी चूंकि इस मुद्दे में कर्नाटक से कांग्रेस को संजीवनी मिली है, तो वो इसको पूरी जोर शोर से लागू करने की तैयारी में है। एक और जो आजकल का जो ट्रेंड राजनीति में चल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार बदलने के लिए पूरी राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस दिशा में ये राजनीतिक दल कदम उठाते दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि अब इस तरफ बढ़ रहे हैं कांग्रेस ये राजनीतिक दल। जैसे अब जो फ्री की जो घोषणा है, जो दलों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो शुरू कर दी है, ये तो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं हो और आप बिल्कुल घोषणाएं करे जा रहे हैं, एक से बढ़ के एक। मतलब ये यदि 1000 की घोषणा करते हैं तो वो 1500 की करते हैं, और कोई आएगा तो वो 5000 की कर देगा। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि ये सारे इंतजाम आप करो क्या से। जी, अभी जैसे कर्नाटक का चुनाव हुआ, जो कांग्रेस ने 5 बड़े जो उनके जो मुद्दे थे, 5 बड़ी जो उन्होंने घोषणाएं की, उनको पूरी करने में डे 1 से 62,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मतलब सरकार पहले दिन जब कामकाज सरकार ने शुरू किया तो 62,000 करोड़ के खर्चे में तो उसने शुरुआत ही की। तो जब आप इतने बड़ा कर्ज लेके अपने कार्य प्रणाली की शुरुआत कर रहे हो, तो आप कहाँ जाके पहुंचोगे, और फिर आप कहाँ से वसूलोगे। आप तो जब वसूलोगे तो फिर वही आपको भ्रष्टाचार में जाना पड़ेगा। योगीराज जी, आप वसूल करिए, इसमें कोई शक नहीं कि आप खर्च करेंगे तो पैसा लेना पड़ेगा, लेकिन आप अपने कार्यशैली में मंत्री, विधायक और अधिकारी अगर ये ईमानदार रह सकते हैं तो ये अपने आप में एक संदेश देता है जनता के बीच में कि सरकार भले ही कर्ज में डूबी है, लेकिन मंत्री ईमानदार है, मंत्री सादगी से रह रहे हैं, उनके खर्च में कमी हो रही है, अधिकारी भ्रष्टाचार रहित काम कर रहे हैं। खासतौर से कलेक्टर, एसपी की बात करें, थानों की बात करें, तहसीलों की बात करें, अगर यहाँ ईमानदारी होगी तो फिर बाकी की चीज़ें तो जनता बर्दाश्त करती है, क्योंकि जनता बड़ी व्यवहारिक है। वो जानती है कि इतना तो चलेगा। वो कब परेशान होती है, जब उसकी अपेक्षाओं से ज़्यादा नाक के ऊपर जब चीज़ें निकल जाती है, तब परेशान होकर वो सरकारें बदलती है। जी, आपकी छोटी टिप्पणी, फिर मैं आ रहा हूँ तो एक बार आशीष जी के पास। एक बार दिग्विजय सिंह जी से लोगों ने पूछा कि साहब लोग बहुत पैसा ले रहे हैं और पैसा लेके काम कर रहे हैं, तो उन्होंने तो कहा था यार ये तो व्यवहारिक बात है यार, पैसा लेके काम तो कर रहे हैं आपका। तो ये एक मतलब इसको इतना बिल्कुल आशीष जी, दरअसल अब ईमानदार तो वो हो गया है जो पैसा लेकर काम कर दे, बेईमान वो है जो पैसा ले और काम ना करे, उसे लोग बेईमान कहते हैं। मैं भी आपको बताऊं कि ये बहुत सच्ची बात है। एक सज्जन का कहता कि फला अफसर बड़े ईमानदार है, पैसा लेते हैं, काम तुरंत कर देते हैं, और बेईमान वो से कहते हैं कि पैसा भी ले लिया और काम भी नहीं किया। तो ये एक मजबूरी का पैमाना है। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर हम जब तक किसी का भ्रष्टाचार सामने नहीं आता तब तक हम कहेंगे कि वो ईमानदार आदमी है और ईमानदार सरकार है। दिल्ली की सरकार के ऊपर करप्शन के चार्जेस इस 10 साल में कम लगे हैं। हम ये नहीं कहते कि जीरो है, लेकिन यूपी की सरकार की बात करें, वहाँ भी जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली है उसको लेकर आम जनता बड़ी प्रसन्न है। आप देख लीजिए, वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर में बढ़िया काम हो रहा है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, सूचना पर कार्रवाई होती है। ऐसे अगर मध्य प्रदेश में अभी 6 महीने भाजपा सरकार के पास हैं, वो ये अभियान चला दें कि हम पटवारी से लेकर कलेक्टर तक करप्शन नहीं होने देंगे, मंत्री भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे, तो स्थितियां बदल सकती है। और कमलनाथ भी ये बताएं कि 15 महीने की सरकार में उन्होंने करप्शन को रोकने के लिए क्या किया, इसलिए आप हमको दोबारा सरकार में भेजें ताकि बाकी बचा हुआ काम पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि सरकार में आए और तीनों कोर इश्यू थे भ्रष्टाचार के, सब में आपने भाजपा को हरी झंडी दे दी कि सब ठीक ठाक था। जी बिल्कुल, ये जो राजनीतिक सौजन्यता है इसका खात्मा भी जरूरी है। अगर हम कमलनाथ सरकार की ही बात करें, अल्पकालीन सरकार जो थी, उसमें उन्होंने शुरू में जो चुनाव के वादे किए थे, खासतौर पर भ्रष्टाचार के, क्योंकि जो लोगों का जो वोट था वो भाजपा सरकार के खिलाफ था, उन्होंने शायद इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर थोड़ी सी लीड, लेकिन कांग्रेस को लीड दी थी। तो अगर कमलनाथ सरकार आते ही उन पर एक्शन लेती, उस तरह के मामलों पर राजनीतिक विद्वेष के बिना अगर वो एक्शन लेती, तो निश्चित तौर पर कुछ उसका परिणाम कुछ और होता। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त एक्शन लेना शुरू किया जब उसकी सरकार डामाडोल होने की स्थिति में आ गई थी, और उसी की और एक ये भी बड़ा कारण रहा कि उस खदबदाहट में वो
सरकार का बहुत जल्दी अंत भी हो गया। जी। तो इसलिए ये जो मुद्दे हैं, इसको जो है अब जैसे कलेक्टर पटवारी से लेकर कलेक्टर तक का मामला है, थाना प्रभारी तक का मामला है, तो सरकार यदि पोस्टिंग पैसे लेके करना बंद करा दे, उच्च स्तर पे जो दलाल और जो नेक्सस है बंद हो जाए, तो नीचे के स्तर पे जो टीआई है जो है लाख 2 लाख 4 लाख और कलेक्टर 40-50 लाख देके जाता होगा, उसको उतना सब करने की, मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भ्रष्टाचार के लिए जो है ऊपर से ही सारी व्यवस्थाएं होनी होंगी। हम नीचे सीधे दोष देते हैं जी, सामान्य बात है, क्योंकि नीचे के लोग फंसते हैं तो दोष नीचे से दिया जाता है, लेकिन ऊपर से वो सिस्टम चल रहा है और नियमों की इतनी पेचीदगी है कि आदमी कुछ पैसे देके जान छुड़ाता है कि भैया उसका काम हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए जो सारी सब शरीक लोग हैं, इनको अलग होना पड़ेगा। जैसे वो कहा भी गया है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीक के जुर्म है। भोपाल के पास मोहाने पर एक थाना है जिसे मिसरोद थाना कहते हैं। वहां एक ऐसे अधिकारी की पदस्थापना की गई जो प्रभारी के रूप में है। अब वो भाजपा के बहुत निकट के हैं, तो जब आप निकट के लोगों की पदस्थापना करेंगे महत्वपूर्ण जगह पर तो करप्शन बढ़ेगा। बिल्कुल। रघुवर जी, समय की कमी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी तो हालत यह है कि अगर आप पत्थर किसी को भी मारेंगे तो वो किसी ना किसी भ्रष्टाचार को लगेगा। इतनी संख्या बढ़ चुकी है। आपकी राय बहुत संक्षेप में कि ये जो स्थिति है वो कैसे सुधर सकती है? क्या कांग्रेस का जो मुद्दा है ये कारगर साबित होगा कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी? भ्रष्टाचार केवल आर्थिक पक्ष से ही नहीं जोड़ा जाए, भ्रष्टाचार को भ्रष्ट आचरण से भी जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। आप देखिए, एक बहुत मैं संवेदनशील मामला उठा रहा हूँ। जो नेता प्रतिपक्ष समय कम है रघुवर जी है गोविंद सिंह जी, उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को दोबारा से एक्सटेंशन क्यों दिया गया, जबकि अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको अधिकतम 2 साल के बाद चुनाव अगर है तो उन्हें बदलना पड़ता है। अभी आपको मालूम होगा चीफ सेक्रेटरी को फिर से एक्सटेंशन मिला है। तो क्या ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में या भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आता है? क्या इससे इलेक्शन प्रभावित नहीं होगा, या इससे सत्तारूढ़ दल के जो भी मंशा है उसमें कहीं ना कहीं उसकी नीयत पे सवाल नहीं उठना चाहिए? और सवाल तो स्वाभाविक है कि जो सत्ता में है उसी से किया जाना चाहिए, जो सत्तारूढ़ दल है। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि अकाउंटेबिलिटी आज की तारीख में कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तो चुनाव आयोग का रास्ता खुला हुआ, लोग जाके शिकायत कर सकते हैं और उसमें कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अभी तो स्थिति यह है कि हर कोई पार्टी जो सरकार में होती है वो छलनी हो जाती है। और छलनी से मतलब जो जिसमें लोग चीज़ों को छानते हैं और बहुत सारे उस छलनी में छेद होते हैं। और सूप की मैं तुलना कर रहा हूँ, एक कहावत है कि सूप तो सूप छलनी भी बोलती है। सरकार में जब होती है तो वो पार्टी छलनी बन जाती है, करप्शन के मामले में इतने छेद होते हैं, और प्रतिपक्ष में वो सूप की तरह बात करती है। तो सूप छलनी बोलने की स्थिति है, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे मध्य प्रदेश। प्रतिपक्ष में जो है वो सूप है, हमेशा वो सरकार की आलोचना करता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार में लोग आएंगे वो कम से कम साल 2 साल ये अभियान चलाएंगे कि ईमानदार लोग रहें भी और ईमानदार दिखे भी। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, कलेक्टर, एसपी, ये सब ईमानदार अगर होंगे तो मुझे लगता है कि करप्शन का जो मसला है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा और लोग राहत महसूस करेंगे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा, रघुवर जी आपका भी, योगीराज जी आपका और आशीष जी आपका भी। आप सबने इस चर्चा में भाग लिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में करप्शन वर्सेस कमीशन का मामला चुनाव के पहले बनने वाला है। आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।